यूनिक किड्स। द काबुली वाला भाग 1। मेरी 5 साल की बेटी मिनी बिना बातें किए रह ही नहीं सकती। मेरा सचमुच विश्वास है कि उसने अपने जीवन में एक भी मिनट चुप्पी में व्यर्थ नहीं किया है। उसकी माँ अक्सर उसकी लगातार बोलने की आदत से परेशान हो जाती है और उसे रोकना चाहती है, पर मैं नहीं। मिनी को चुप देखना मेरे लिए बिल्कुल अस्वाभाविक है और मैं इसे ज्यादा देर सहन भी नहीं कर पाता। इसलिए उससे मेरी अपनी बातचीत भी हमेशा चहकती रहने वाली होती है। एक दिन सुबह, उदाहरण के लिए, जब मैं अपने नए उपन्यास के 17वें अध्याय के बीच में था, मेरी छोटी मिनी धीरे धीरे कमरे में आई और अपना छोटा सा हाथ मेरे हाथ में रखकर बोली, बाबूजी, रामदयाल दरबान कौवे को कौ कहता है, उसे कुछ भी नहीं आता, है ना? मैं उसे अभी दुनिया की भाषाओं के भेद समझाने ही वाला था कि वो एकदम नए विषय पर पूरी गति में उतर आई। क्या सोचते हैं आप बाबूजी? भोला कहता है कि बादलों में एक हाथी है जो अपनी सूंड से पानी फेंकता है और इसलिए बारिश होती है। और फिर बिना रुके वो फिर बोली, बाबूजी, माँ आपका क्या लगती हैं? मेरी प्यारी साली बहन, ये बात तो मैं मन ही मन बोल गया, पर चेहरे पर गंभीरता रखते हुए कहा, मिनी, जाओ भोला के साथ खेलो, मैं व्यस्त हूँ। मेरे कमरे की खिड़की सड़क की ओर खुलती है। बच्ची मेरे पैरों के पास बैठकर अपने घुटनों पर हल्के हल्के ताल बजाते हुए खेल रही थी। मैं 17वें अध्याय में गहराई तक डूबा हुआ था, जहां नायक प्रताप सिंह अभी नायिका कंचन लता को अपनी बाहों में उठाया ही था और उसे महल की 3री मंजिल की खिड़की से लेकर भागने वाला था। तभी अचानक मिनी ने खेल छोड़ दिया, खिड़की की तरफ भागी और चिल्लाई, काबुली वाला, काबुली वाला। नीचे सड़क पर सच में काबुली वाला धीरे धीरे चला जा रहा था। वो अपने देश की ढीली ढाली मैली पोशाक पहने था, सिर पर लंबी पगड़ी थी, पीठ पर एक बोरिया टंगी थी और हाथ में अंगूरों के डिब्बे थे। मैं नहीं जानता मेरी बेटी इस आदमी को देखकर क्या महसूस कर रही थी, लेकिन वो उसे जोर जोर से पुकारने लगी। ओह, मैंने सोचा ये जरूर ऊपर आएगा और मेरा 17वां अध्याय कभी पूरा नहीं होगा। उसी क्षण काबुली वाला मुड़ा और बच्ची की ओर देखकर मुस्कुराया। मिनी उसे देखते ही भयभीत होकर भागी और अपनी माँ की गोद में जाकर छिप गई। उसे पक्का यकीन था कि उस बड़े आदमी की बोरी में जरूर उसके जैसी 2-4 और बच्चियां बंद होंगी। इतने में फेरी वाला मेरे दरवाजे पर आ गया और मुस्कुराते हुए सलाम किया। मेरे नायक और नायिका की स्थिति इतनी नाजुक थी कि मुझे पहला विचार यही आया कि उससे कुछ खरीद लूं। आखिर उसे मिन्नी ने ही बुलाया था। मैंने थोड़ी बहुत चीजें खरीदी और फिर अब्दुल रहमान, रूस, अंग्रेजों और सीमा नीति पर बातचीत शुरू की। जब वो जाने लगा तो उसने पूछा, और छोटी लड़की कहाँ है साहब? मिनी के मन का झूठा डर मिटाने के लिए मैंने उसे बुलवा लिया। वो मेरे पास खड़ी होकर काबुली वाले और उसकी बोरी को ध्यान से देख रही थी। उसने उसे मेवे और किशमिश देने की कोशिश की, पर वो लेने को तैयार नहीं हुई और उल्टे मेरे और भी करीब से मट गई। ये उनका पहला परिचय था। ससुराल जा रही हो? रहमान हंसा और बोला, ठीक वहीं जहां मैं जा रहा हूं छोटी। फिर ये देखकर कि उसका उत्तर बच्ची को हंसा नहीं पाया, उसने अपने बंधे हुए हाथ ऊपर उठाए। अरे, वो बोला, मैं अपने उस बूढ़े ससुर को खूब पीटता, पर मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं। खूनी हमले के आरोप में रहमान को कई वर्षों की कैद की सजा मिल गई। समय बीतता गया और हम उसे भूल गए। हमारा पुराना कामकाज वैसे ही चलता रहा। कभी कभार भी ये ख्याल नहीं आता था कि वो स्वतंत्र पर्वतीय आदमी अब जेल में अपने दिन काट रहा है। यहाँ तक कि मेरी हंसमुख मिनी ने भी उसे भुला दिया। नए दोस्त उसकी दुनिया भर चुके थे। उम्र बढ़ने के साथ साथ वो लड़कियों के साथ अधिक समय बिताने लगी और अब वो पहले की तरह पिता के कमरे में खेलने नहीं आती थी। लगभग ऐसा था मानो मैं उससे बोलता ही नहीं। कई वर्ष बीत गए।
फिर एक बार शरद ऋतु आ गई और हमने अपनी मिनी की शादी की तैयारियां की थीं। ये पूजा की छुट्टियों में होना था। जैसे दुर्गा कैलाश लौट जाती है, वैसे ही हमारे घर की रोशनी भी आज रात अपने पति के घर चली जाने वाली थी और हमारा घर छाया में डूबने वाला था। सुबह उजली थी, वर्षा के बाद हवा में स्नान सा फ्रेशनेस था और सूरज की किरणें मानो सोने की बनी हों। उनकी चमक से कलकत्ता की गंदी ईंटों वाली गलियां भी सुंदर लगने लगी। सुबह से ही शादी की शहनाइयां बज रही थीं और हर सुर पर मेरा हृदय धड़क उठता था। भैरवी की दर्द भरी धुन से विदाई का दुख और गहराता था। मेरी मिनी की आज रात शादी थी। सुबह सुबह से घर में हलचल मची थी। आंगन में मंडप बांधा जा रहा था। हर कमरे और बरामदे में झूमर लगाए जा रहे थे। हड़बड़ी और उत्साह का कोई अंत न था। मैं अपने कमरे में बैठा हिसाब देख रहा था। तभी कोई अंदर आया और आदर से सलाम करके खड़ा हो गया। वो रहमान कैबुली वाला था। पहले तो मैं उसे पहचान नहीं पाया। उसके पास न कोई झोला था, न लंबे बाल और न पहले जैसी ताकत। पर जब वो मुस्कुराया, मैंने उसे पहचान लिया। कब आए रहमान? मैंने पूछा। कल शाम को, मैं जेल से छूटा हूँ। ये शब्द मेरे कानों को कठोर लगे। मैंने इससे पहले कभी ऐसे आदमी से बात नहीं की थी जिसने किसी को घायल किया हो, और ये सोचकर मेरा मन सिकुड़ गया कि आज जैसे शुभ दिन वो मेरे सामने क्यों आया। मैंने कहा, घर में समारोह चल रहा है और मैं बहुत व्यस्त हूँ, क्या आप किसी और दिन आ सकते हैं? वो तुरंत मुड़कर जाने लगा, पर दरवाजे पर पहुंचकर ठिठका और बोला, क्या मैं एक पल के लिए छोटी को नहीं देख सकता साहब? वो अब भी मानता था कि मिनी पहले जैसी ही है, कि वो दौड़ती हुई आएगी और पुकारेगी, ओ काबुली वाला, काबुली वाला। उसके मन में वे पुरानी हंसी ठिठोली आज भी जीवित थी। यहाँ तक कि वो अपने देश से कुछ बादाम, किशमिश और अंगूर लाया था, किसी तरह जुटाए हुए अपनी प्यारी मिनी के लिए। मैंने फिर कहा, आज घर में रस्में चल रही हैं, आज किसी से मिलना संभव नहीं। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। वो एक क्षण मुझे देखता रहा, बोला अच्छा नमस्ते और बाहर चला गया। मुझे थोड़ा दुख हुआ और मैं उसे बुलाने ही वाला था कि वो खुद ही लौट आया। वो पास आकर बोला, साहब ये थोड़े से मेवे छोटी को दे दीजिएगा। मैंने उन्हें लिया और पैसे देने लगा, पर उसने मेरा हाथ रोक लिया। आप बहुत मेहरबान हैं साहब, मुझे याद रखना, पर पैसे मत दीजिए। आपकी एक छोटी बेटी है, मेरी भी ऐसी एक बेटी है मेरे घर में। मैं उसे याद करता हूँ और आपकी बच्ची को फल लाता हूँ, लाभ के लिए नहीं। ये कहकर उसने अपने ढीले चोगे में हाथ डाला और एक छोटी सी गंदी सी कागज की पर्ची निकाली। बहुत संभाल कर उसने उसे खोला और मेरी मेज पर फैलाया। वो एक छोटे हाथ की छाप थी, न कोई तस्वीर, न कोई चित्र, बस स्याही में डूबा हुआ एक नन्हा हाथ छाप। अपनी बेटी पर्वती के उस हाथ निशान को वो वर्षों से अपने सीने में दबाए घूम रहा था, काबुल से कलकत्ता तक हर साल। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं भूल गया कि वो एक गरीब फल विक्रेता है और पर नहीं, मैं उससे अधिक क्या था, वो भी एक पिता था। उसकी बेटी के हाथ निशान ने मुझे अपनी मिनी की याद दिला दी। मैंने तुरंत मिनी को बुलवाया। बहुत रोक टोक हुई, पर मैं नहीं माना। लाल रेशम के शादी के जोड़े में माथे पर चंदन लगाए दुल्हन जैसी सजी मेरी मिनी आई और शर्माते हुए मेरे सामने खड़ी हो गई। कैबुली वाला एक पल को जैसे सहम गया। वो अपनी पुरानी दोस्ती को लौटता नहीं पा रहा था। आखिर उसने मुस्कुराकर कहा, छोटी क्या तुम अपने ससुराल जा रही हो? अब मिनी ससुराल शब्द का असली अर्थ जानती थी। वो पहले जैसा मजाक न कर पाई। वो लाल हो गई और चुपचाप खड़ी रही। मुझे वो दिन याद आया जब दोनों पहली बार मिले थे और मेरे मन में गहरा दुख उठा। मिनी के जाने के बाद रहमान ने एक लंबी सांस ली और जमीन पर बैठ गया। उसे अचानक याद आया कि उसकी अपनी बेटी भी इस लंबे समय में बड़ी हो गई होगी और उसे भी अब दोबारा दोस्ती बनानी होगी। शायद वो उसे पहचान न पाए। शायद इन 8 वर्षों में उस पर क्या क्या न बीता हो। शहनाइयाँ बज रही थीं और नर्म धूप चारों ओर फैल रही थी, लेकिन रहमान की आंखों के सामने केवल अपने देश अफगानिस्तान के बंजर पहाड़ थे। मैंने एक नोट निकाला और उसे देते हुए कहा, रहमान अपने देश जाओ, अपनी बेटी के पास। तुम्हारी उससे मुलाकात मेरी बेटी के लिए शुभ हो। ये उपहार देने के बाद मुझे कुछ समारोहों में कटौती करनी पड़ी। मैं न बिजली की रोशनियां लगा सका, न बैंड का खर्च, और घर की महिलाएं बहुत निराश हुईं। लेकिन मेरे लिए शादी का उत्सव और भी उजला हो गया, क्योंकि मेरे मन में ये प्रसन्नता थी कि दूर कहीं एक बिछड़ा हुआ पिता अपनी खोई हुई बेटी से मिलने जा रहा था।